देवेंद्र, जो जानकारी आपको दी हम एक बार फिर से आपको बता दें। चुनाव की तारीखें हमारे और आपके सामने हैं और देखिए हर 5 साल में ये वो मौका होता है जिसको लेकर के पूरे देश में एक किस्म का उत्साह देखने को मिलता है। आपके पास है देश की सरकार चुनने का मौका, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय करने का मौका, और वो मौका आपके पास किस तारीख को आ रहा है वो तारीख अब आपको हम लोग बता रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव, फिर मैं आपको बता दूं जो जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दी है, 7 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होने जा रहा है, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, इसके बाद 20 मई, फिर 25 मई और 1 जून आखिरी दिन होगा वोटिंग का। और 3 दिन के बाद यानी 4 जून को नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। यानी 4 जून वो दिन होगा जब आपका फैसला देश के सामने होगा। हमें पता चल जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बन रही है। क्या पिछली बार की तरह आपने यानी इस देश ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का तीसरी बार भी फैसला किया है? और क्या वो बीजेपी ही होगी? मतलब क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? यह हमको 4 जून को पता चलेगा। या जो विपक्ष कह रहा है कि माहौल कुछ दूसरा है, जिसकी बात लोग नहीं कर रहे हैं, गठबंधन कई जगहों पर विपक्ष का है, कई जगहों पर नहीं बन पाया है, लेकिन क्या जनता के बीच में कोई ऐसी लहर चल रही है जिसका अभी शायद कोई चुनाव विश्लेषक उसको नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन विपक्ष ऐसा दावा करता है जिसमें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की राह में कई रोड़े अटके हुए हैं? क्या ऐसा भी कुछ है? अगर है तो वो भी आपको 4 जून को पता चल जाएगा। या फिर वो कुछ होगा 4 जून को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दावे में कह रहे हैं, मतलब बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, एक रिकॉर्ड मार्जिन की सरकार, रिकॉर्ड बहुमत की सरकार क्या आपको 4 जून को देखने को मिलेगी? इंतजार सबसे ज्यादा 4 जून का है, लेकिन ये बाकी 7 तिथियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन डेट्स पर जब आपको अपने घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पर जाना है और ईवीएम का बटन दबाना है और आपको यह तय करना है कि आपका नेता कौन होगा। तो इन तिथियों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं, सारे मेहमान स्टूडियो में, पूरा पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आज के इस बड़े दिन के डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए। समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी, भावेश झा, आरती टीकू सिंह हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का स्वागत। हमें समीर जी सबसे पहले ये बताइए, ये जो आपने शेड्यूल अभी देखा है कमोबेश 2019 जैसे ही शेड्यूल है या उससे कुछ अलग आपको इसमें दिखा? नहीं, फेस के अगर से हिसाब से देखें तो 7 फेस के हिसाब से जो 2019 में 7 फेस में चुनाव हुए थे वही 7 फेस में चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव का शेड्यूल थोड़ा लंबा है। इस बार 4 जून को मतगणना होने वाली है। पिछली बार मई के एंड में मतगणना हो गई थी। 1 जून को आखिरी फेज का चुनाव होने वाला है। और इसमें सबसे दिलचस्प एक बार यह रहा है कि जम्मू कश्मीर की अगर सीट देखेंगे हर फेस में लिया गया है। वेस्ट बंगाल की सीटों को मुझे लगता है हर फेज के अंदर लिया गया है। तो ये एक बड़ा है कि जहां पर लगता है लास्ट फेज के अंदर जो 7वां चरण है उसके अंदर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को लिया गया है। और पश्चिम बंगाल को लेकर जहां पर हिंसा हमेशा होती रहती है, जहां पर ऐसा लगता है कि बूथ पे कुछ मिसमैनेजमेंट होगा, वहां पर ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने हिंसा न हो इसके लिए बंगाल और बिहार और मुझे लगा उत्तर प्रदेश के लिए पूरा समय ज्यादा दिया है। ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन है चुनाव आयोग। ये 3 राज्य जो आपने बताए ना, दरअसल यही वो क्रूशियल राज्य हैं, यहीं से सब कुछ तय होना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल है, तो इसमें महाराष्ट्र भी, लेकिन महाराष्ट्र में 7 चरणों में चुनाव नहीं है। लेकिन यूपी, बंगाल और वेस्ट बंगाल में 7 फेजेस में चुनाव कराया जा रहा है। यानी इन राज्यों में बड़ा लंबा चुनाव चलने जा रहा है। और इसमें इसका लंबा चुनाव चलने से किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। किस डेट में किस राज्य की कितनी सीटों पर मतदान होना है वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। जैसे पहले फेज के अंदर 102 सीटों पर मतदान होगा। अगले दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होना है। 7 मई को 94 सीटों पर, 13 मई को 96 सीटों पर, 20 मई को 49 सीटों पर, 25 मई को भी 49 सीटों पर और 1 जून को 97 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन ये तो 3 राज्य जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। यूपी 80 सीटों वाला राज्य, बिहार जहां 40 लोकसभा सीटें हैं और पश्चिम बंगाल जहां 42 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्वीप किए थे 2019 में। बिहार में 40 में से 39 एनडीए को मिला था, 64 सीटें 80 में से मिली थी उत्तर प्रदेश में एनडीए को। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं जो आपके मतलब की चीज है, क्योंकि आज आप पूरे दिन चुनाव को ही सुनना चाहते हैं। तो हमने जो अभी सर्वे किया इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने, जिसमें हमने जो सीटें दी थी 335 सीटें बीजेपी को और 378 सीटें एनडीए को, उसमें हमारे दूसरे सर्वे, अब जो दूसरा सर्वे हम लोग आज कर चुके हैं और आपके सामने रखने जा रहे हैं जल्दी, उसमें इन बड़े राज्यों के अंदर बड़े परिवर्तन भी हुए हैं।
क्या उन परिवर्तनों से बीजेपी और एनडीए की टैली और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या घटती हुई दिखाई दे रही है? मतलब विपक्षी गठबंधन के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? मोदी ने जो टारगेट दिया है उसकी और बीजेपी और बढ़ती दिखाई दे रही है या उससे और कम हो रही है? ये खास तौर पर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों के अंदर हमारे पिछले सर्वे से लेकर अब तक काफी गणित बदल गया है। बहुत सी सीटों की अदला बदली या हेरा इधर उधर हुए हैं, सीटें एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रॉफिट में कौन रहा है, ओवरऑल सीटें किसकी बढ़ रही हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और भावेश हमारे साथ हैं जिन्होंने ये दूसरा सर्वे किया है थोड़े दिनों पहले, वो आपको बताएंगे कि ये सीटों की फेरबदल आखिर किस बुनियाद पर हो रही है। लेकिन इन बड़े राज्यों की बात करते हुए जरा आगे बढ़े, हम यूपी की बात करते हैं। यूपी 7 फेज में जाएगा इलेक्शन के अंदर, अलग अलग दिनों पर अलग अलग सीटों पर मतदान किया जाएगा। ये 80 सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अभी तक का जो आंकलन है वो ये कि यूपी बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है। अगर क्लीन स्वीप का मतलब कुछ होता है तो वो आपको यूपी में साफ दिखाई देना चाहिए। अगर ये सर्वे और जो हमने पढ़ा है जमीन पर जाकर के वो सच है, तो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है, कोई गठबंधन नहीं, कोई पार्टी नहीं और कोई नेता नहीं। ये यूपी साफ साफ बता रहा है अभी तक। तो मैं आपको अब जरा उत्तर प्रदेश पर ले जाना चाहता हूं। 7 फेज में राहुल जी इलेक्शन यूपी के अंदर होने जा रहा है, और अब से अगर आप देखेंगे तो जो रफ्तार, जो तेजी और जो धमक आपको प्रचार की दिखाई देगी, जिसमें सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी होंगे, वो कुछ और होगा। देखिए, साफ तौर से उत्तर प्रदेश में एडवांटेज है बीजेपी को। बीजेपी राम मंदिर का इशू हो या फिर जो काम है बीजेपी का, उसके कारण भी एडवांटेज है, और प्रधानमंत्री की अपनी छवि के कारण भी एडवांटेज है। देखिए, अभी यूपी में बहुत कुछ होना अभी भी बाकी है। देखिए, हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने कुछ चेंजेस अपने जो है कैंडिडेट्स को लेकर सोच रही है, किस तरह से अभी तक कांग्रेस ने अपने जो कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, और ये भी बात सामने आ रही है कि जो कांग्रेस है वो बीएसपी के साथ बात कर रही है, और शीर्ष स्तर पर ये जो 2 नेताओं के बीच में बात हुई है, क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कांग्रेस और बसपा को लेकर होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी जो आपको लगता है अभी भी वक्त है? बिल्कुल है, बसपा अलायंस कर ले किसी के साथ? बिल्कुल ऐसा वक्त है, और ये बातचीत भी चल रही है। और दूसरा, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और बीएसपी के बीच में दूसरी ये भी बात है कि अभी तक बीजेपी ने 24-25 जो सीटें हैं उनका जो अनाउंसमेंट अभी 24 सीटों का नहीं किया है। उन सीटों पे बीजेपी बहुत सारे चेंजेस करने जा रही है, बहुत सारे चेहरे चेंज करने जा रही है पुराने, तो उसका असर किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन और क्या एक परिवर्तन ये भी पड़ेगा, क्योंकि आज ही चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड